अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? लेट्स वेट फॉर कपल ऑफ मिनट्स लाइक ऑलवेज कि मज़ीद स्टूडेंट्स आ जाएं, लाइव स्ट्रीम को भी लोग ज्वाइन कर लें और यहाँ पे स्काइप वाले में भी आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम सर। सर 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 नज़र रखे हुए हैं आप, कोई देखे ना देखे, सर तो देखेंगे। सर मियाँ शफीक साहब, बाअदब सलाम सर। आई होप आप ठीक होंगे। अच्छा जी, आज का लेक्चर शुरू करते हैं। इसमें बेसिकली हम लोग कुछ गोल्डन रूल्स देखेंगे कुछ गोल्डन रूल्स देखेंगे, कुछ यूज़फुल टिप्स देखेंगे जिसमें हमने बॉडी ऑफ द एसे को कवर करना है। उसमें पैराग्राफिंग कैसे होगी, उसके रूल्स क्या हैं, ओवरऑल बॉडी ऑफ द एसे में डोंट्स क्या हैं, आप कोटेशंस कहाँ पे दे सकते हो, कहाँ पे नहीं दे सकते, एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग और जर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में डिफरेंस क्या है, इसकी लेंथ कितनी होनी चाहिए, फ़्लो ऑफ आइडियाज़ क्या होता है और कैसे होता है, ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। सो मैं ये ज़रा यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑन कर लूँ। मूविंग टूवर्ड्स बॉडी ऑफ द एसे। सबसे पहली चीज़, सबसे पहला काम का जो काम आपने करना है वो ये है कि आपने बॉडी ऑफ द एसे में, अच्छा पहले तो मैं ये डिस्क्राइब कर दूं जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नाइव हैं, नए हैं, उनके लिए कि बॉडी ऑफ द एसे होता क्या है। एसे का एक बाकायदा स्ट्रक्चर होता है सीएसएस के अंदर। उस स्ट्रक्चर में सबसे पहले आपने एक आउटलाइन देनी होती है, उसके ऊपर मैं पहले लेक्चर दे चुका हूँ। आउटलाइन में आपने एक रफ़ नहीं बल्कि बड़ा नीट सा, कॉम्प्रिहेंसिव, डिटेल्ड सा रोड मैप देना होता है पेपर चेकर को, रीडर को, कि वो देख सके आपने किस किस एस्पेक्ट को किस किस एंगल से कवर करना है आगे पूरे ऐसे के दौरान। वो पहले आउटलाइन होती है। उसके बाद आपका फर्स्ट पैराग्राफ, जहाँ से आपकी कंटिन्यूस प्रोज स्टार्ट होती है, वहाँ पे आपका पहला पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होता है। आफ्टर दैट आपके जितने पैराग्राफ्स भी आएंगे वहाँ से लेकर आखिरी एक पैराग्राफ से पहले पहले तक, वो 20, 25, 30, 35 भी हो सकते हैं, ये सारे जो पार्ट है इसको बॉडी ऑफ द एसे कहते हैं, जिसके अंदर आपने अपने मेन आर्ग्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होते हैं। अपने थीसिस को, जो आपकी पॉलिसी है, उसको आपने प्रूव करना होता है थ्रू आर्ग्यूमेंट्स, थ्रू रेफरेंसेस, थ्रू ऑफिशियल डाटा, कि आप जिस स्टांस को लेकर चले थे उसको आपने इनके थ्रू कंप्लीट कर दिया है। और इसके बाद एक आखिरी पैराग्राफ होता है, उसको कंक्लूडिंग पैराग्राफ बोलते हैं। तो आज हम जो चीज़ें पढ़ रहे हैं ये बॉडी ऑफ द एसे के बारे में है। एसे के फर्स्ट पैराग्राफ को, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ को छोड़कर आगे जो हम चलेंगे उसके बारे में। सबसे पहली चीज़ जो एक जर्नल फिनोमिना है, जो एक जर्नल रूल है, वो ये है कि यू हैव टू कीप सब्जेक्टिविटी टू अ मिनिमम लेवल। बल्कि मेरे ख्याल से अगर आप सब्जेक्टिविटी को निकाल ही दें ना, सब्जेक्टिव बातें आपकी वहाँ पे नहीं डिस्कस होनी चाहिए। सब्जेक्टिव बातों से क्या मुराद होता है? ऐसी वो तमाम बातें जो आपकी ज़ाती राय हो सकती हैं, जो आपका ओपिनियन हो सकते हैं, जिनके साथ रेफरेंस नहीं है, जिसको आप ये कहें कि आई थिंक दैट इन माई ओपिनियन ये काम, ये सब्जेक्टिविटी में आता है। सब्जेक्टिव एनालिसिस जिसको आप कह सकते हो, विदाउट रेफरेंस जो आप अपनी तरफ से बात करोगे, आपने जो भी पॉइंट्स वहाँ पे देने हैं वो हमेशा रेफरेंस्ड होने चाहिए। एविडेंस आपका रेफरेंस विद कि कहाँ से आपने वो बात ली। जितने ज़्यादा आर्गुमेंट्स आप प्रेजेंट करते हो उतने ही आपके रेफरेंसेस भी होने चाहिए, ऑब्वियसली। अब एक और चीज़ भी है इसमें, ये नहीं कि आपने हर
बात के साथ बोल दें जी ये फलाने ने कहा, ये फलाने ने कहा, ये बात इसने की, ये बात इसने की, हर पैराग्राफ को आप किसी कोट से, किसी रेफरेंस से स्टार्ट कर रहे हो, इतना भी उसके अंदर उलझ नहीं जाना कि आपकी अपनी वो जो एनालिसिस है, आपका एनालिसिस होता है लेकिन रेफरेंसेस की बेस पर। सो जितने भी पैराग्राफिंग होंगी वो आपकी बातें, लेकिन आप उनको साथ में सपोर्ट देंगे विद सम डेटा, विद सम रेफरेंस, विद सम थिंग लाइक दैट। First thing first, that you have to keep subjectivity to a minimum and always write in third person. आई वाला सीगा आपने इस्तेमाल नहीं करना, मैं को आपने भूल जाना है कि आप भी कोई चीज़ हैं। थर्ड पर्सन में लिखिए, पहली चीज़। दूसरे नंबर पे पैराग्राफिंग कैसे होती है? पैराग्राफिंग में ऑलमोस्ट सेम असूल है जो मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ के लिए आपको असूल पढ़ाया था, ऑलमोस्ट सेम। एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है। आपके जितने भी पॉइंट्स हैं आउटलाइन के अंदर, ईच पॉइंट रिप्रेजेंट्स वन पैराग्राफ। सो हर पॉइंट को डायरेक्टली आपने उससे बात शुरू करनी है, इस तरह आपकी पैराग्राफिंग स्टार्ट होगी। एक ऐसी आप बात करेंगे जिससे आप उस पॉइंट को इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, फिर आप उसे रीडर को, यू विल लीड द रीडर इनटू फर्स्ट पीस ऑफ एविडेंस। मतलब आपने बात कर ली, व्हाट डू यू मीन बाय दैट पॉइंट, उसको फिर उसके साथ एविडेंस दीजिए कि ये पॉइंट आप क्यों कह रहे हो, किस रेफरेंस से कह रहे हो, किसी बंदे ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, किसी सर्वे ने, किसी कोई चीज़ ने ये आपकी बात को ऑथेंटिकेट किया हुआ है, आपकी बात को सपोर्ट वो करते हैं कि नहीं करते। तो आपने करना क्या है, अपने उस पॉइंट के इंट्रोडक्शन से पैराग्राफ शुरू होगा, साथ में एक एविडेंस आएगा, उसके बाद आपका आर्गुमेंट, अगर सेकंड आर्गुमेंट कोई है उसी पॉइंट के रिलेटेड, वो आप एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसका भी रेफरेंस दे सकते हैं अगर आपके पास हो, और फिर आप उस पैराग्राफ को कंक्लूड कर देंगे। सो बेसिकली एक पैराग्राफ के अंदर तीन चीज़ें होंगी। उस पॉइंट का इंट्रोडक्शन, मैं बड़े सिंपल अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, कॉम्प्लिकेशंस में नहीं लेके जा रहा, कोई टर्म्स ऐसी यूज़ नहीं कर रहा जो आपको समझ ना आए। सबसे पहले उस पॉइंट का इंट्रोडक्शन, फिर उसका रेफरेंस, और फिर उसका कंक्लूजन। अगर सेकंड कोई आपका वो उसका आर्गुमेंट मौजूद नहीं है तो उसी पॉइंट को आप कंक्लूड कर देंगे ये बता के कि दिस इज़ हाउ दिस पॉइंट गोज़ ऑन। ऐसे आपने पैराग्राफ लिखना है, और ये असूल सिर्फ पहले पैराग्राफ के लिए नहीं है, जितने पैराग्राफिंग भी आप करेंगे उन सब का यही असूल है। हाँ, बीच में आप कनेक्टर्स यूज़ करेंगे, पैराग्राफ्स के बीच में लिंकेज कायम करने के लिए, कोहेरेंस लेके आने के लिए, जैसे आप ये इस तरह के वर्ड यूज़ करते हैं, मोर ओवर, फर्दर मोर, टू ऐड, इस तरह की चीज़ें, जिससे एक लिंक कायम हो जाए अगली बात में और पिछली बात में। एक सेकंड रुकिए, मैं थोड़ा पंखा तेज कर लूँ। लेंथ ऑफ पैराग्राफ में आगे जाके डिस्कस करता हूँ जी। अच्छा, ये दूसरा असूल हो गया। तीसरे नंबर पे यू हैव टू कीप इन माइंड दैट जनरलाइजेशंस नहीं आपने करनी। किसी भी चीज़ को, वो कहते हैं ना, पूरी दीवार को एक ही ब्रश से रंग देना, वो काम आपने नहीं करना। जनरलाइजेशन क्या होती हैं? इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट, आगे आप कोई भी बात करते हैं, या आप ये कहें रिसर्च हैज़ शोन दैट, आगे आप कोई भी बात कर दें और कोई रेफरेंस ना दें उसके साथ। इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट पाकिस्तानी पीपल आर वेरी लविंग, दे आर वेरी काइंड हार्टेड, दे आर वेरी वेलकमिंग टू फॉरनर्स। इस तरह की आप बात कर दें, और उसके साथ आपने चूंकि पीछे कहा इट इज़ अ वेरी वेल नोन फैक्ट। जब फैक्ट होता है तो उसके साथ हमेशा कोई ना कोई बात होती है, उसके साथ हमेशा कोई ना कोई रेफरेंस होता है कि ये कहाँ से आप वेल नोन फैक्ट लेके आए हो। जनरलाइजेशन, रिसर्च हैज़ शोन दैट, और कौन सी रिसर्च ने शो किया आपको कोई पता नहीं है। जो आपका एकेडमिक पीस ऑफ राइटिंग होता है, जो मैच्योर पीस ऑफ राइटिंग होता है, उसमें आप इस तरह की ब्लैंकेट स्टेटमेंट्स नहीं देते। फिर तीसरे नंबर पे अक्सर स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि हम ऐसे के अंदर कोई सब हेडिंग्स बना सकते हैं, कोई हेडिंग्स बना सकते हैं, कोई बुलेट पॉइंट्स दे सकते हैं। ये जो आपका बॉडी ऑफ द ऐसे वाला आपका हिस्सा है इसके अंदर, तो प्लीज़ इट इज़ अ बिग नो। देयर शुड बी नो सब हेडिंग्स, देयर शुड बी नो बुलेट्स, देयर शुड बी नो लिस्ट्स, देयर शुड बी नो हेडिंग्स। इस तरह की कोई चीज़ भी आपने उसमें ऐड नहीं करनी। मुझे 1 मिनट दीजिएगा।
जस्ट अ मिनट, बल्कि ठीक है। सो ऐसे शुड बी इन कंटिन्यूस प्रोज, कंटिन्यूटी में एक पैराग्राफ आपने लिखा, ख़त्म हुआ, दूसरा पैराग्राफ शुरू, वो लिखा, ख़त्म हुआ, तीसरा शुरू, चौथा शुरू, पांचवा शुरू, इनके दरमियान कोई ब्रेक नहीं है, इनके दरमियान कोई पॉइंट्स नहीं, इनके दरमियान कोई ऐसी चीज़ नहीं है, कोई आपने वहाँ पे पॉइंटर्स रंग बिरंगा काम नहीं करना, सिर्फ ब्लैक और ब्लू ये चीज़ें कलर्स, पेंसिल्स, पेन आपको अलाउड हैं, उसके अलावा कोई कलर अलाउ नहीं है। इन्वर्टेड कामाज में मैक्सिमम आप कोई चीज़ लिख सकते हैं। मैं अंडरलाइन करने को भी अवॉइड करता हूँ, स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप अंडरलाइन भी नहीं करें, क्योंकि जो कंटिन्यूटी होती है किसी भी एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में अंडरलाइंड चीज़ें नहीं होती, मैक्सिमम इन्वर्टेड कॉमास होते हैं और इस तरह आप चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। जो स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन होगी उसको आप ऑब्वियसली वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी ना, लाइक पाकिस्तान में लिटरेसी रेट इतने परसेंट है, फ़लानी चीज़ इतने परसेंट है, तो वो उसी तरह प्रोज फॉर्म में चलेगी, इसी तरह आप लिखोगे, उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है आपको। अच्छा, अब आते हैं पैराग्राफिंग की तरफ। किसी ने ऊपर पैराग्राफ की लेंथ भी पूछी थी और बाकी मैं पैराग्राफ के असूल बता देता हूँ आपको। लिस्ट नहीं आप दे सकते, लिस्ट देनी भी नहीं है। पैराग्राफ्स के बारे में, मेक वन मेजर पॉइंट पर पैराग्राफ इन द मेन बॉडी ऑफ द एसे। योर वन पॉइंट इन आउटलाइन इज इक्वल टू वन पैराग्राफ इन द बॉडी ऑफ द एसे। जब आप टॉपिक यानी कि वो पॉइंट चेंज कर रहे हो, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ मूव कर रहे हो, यू हैव टू स्टार्ट अ न्यू पैराग्राफ एज वेल। ना ही आप मल्टीपल आइडियाज़ को एक पैराग्राफ में मर्ज कर सकते हैं। आप कहें जी मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये इंग्लिश राइटिंग के असूलों के ख़िलाफ़ है। ना ही मल्टीपल आइडियाज़ को जो आपने आउटलाइन में डिफरेंटली अलग-अलग पॉइंट लिखे हुए हैं, ना ही आप उनको एक पैराग्राफ में मर्ज कर सकते हैं, और ना ही आपको ये करना चाहिए कि एक आइडिया को मल्टीपल पैराग्राफ्स में डिवाइड कर दें, यानी कि एक आइडिया एक ही पैराग्राफ में एक्सप्रेस करेंगे, आप एक ही पैराग्राफ में उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर कोशिश कीजिए कि जब भी आप आर्ग्यूमेंट्स दे रहे हैं किसी चीज़ के हक में या किसी चीज़ के अगेंस्ट, तो कोशिश ये करें कि आप एक बैलेंस्ड आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करें। समटाइम्स एक डेफिनेट ओपिनियन आप दे सकते हैं, देनी चाहिए आपको। फॉर एग्जांपल टॉपिक आ गया इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस, तो ऑब्वियसली आप इसमें अपोजिट साइड पे तो नहीं जाएंगे, जाना भी नहीं चाहिए। इवन इफ़ यू बिलीव कि इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस, स्टिल आपको उसके जिस कंट्री में आप रह रहे हैं और जिस कॉन्टेक्स्ट में आप लोग सर्वाइव कर रहे हैं, वहाँ पे यू हैव टू थिंक अबाउट योर पर्सपेक्टिव्स। तो इस तरह का आप ओपन काम नहीं वहाँ पे कर सकते। सो कभी कभार आपको डेफिनेट ओपिनियन देना पड़ता है, लाइक जैसे मैंने अभी मिसाल दी, यहाँ पे आपने ऑब्वियसली कहना है कि येस इस्लाम इज़ अ रिलीजन ऑफ पीस। इसी तरह कोई और टॉपिक ले लें, इज़ डेमोक्रेसी द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नेंस। आप जब कंपैरेटिव एनालिसिस करेंगे जो हमारे पास अवेलेबल फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस हैं, तो उसमें ऑब्वियसली आप डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, मेजॉरिटी उसी को सपोर्ट करती है। मतलब इस तरह आप डेफिनेट ओपिनियन, वर्डिक्ट कभी कभार दे सकते हैं, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जहाँ पर यू हैव टू प्रेजेंट अदर स्कूल ऑफ थॉट एज वेल, जहाँ पे आपको दूसरी राय भी देनी पड़ती है। एक वो राय होती है जिस पे आप बिलीव रखते हैं, और एक वो राय होती है जिस पे जो एक और ग्रुप ऑफ पीपल हैं जो उसके ऊपर यकीन रखते हैं। फॉर एग्जांपल एक टॉपिक है, मैं अपने स्टूडेंट्स को मैंने दिया हुआ था, उस पर आज नहीं कल इवैल्यूएशन हो चुकी है। थ्यूसिडाइड्स ट्रैप, आर अमेरिका एंड चाइना, इज़ अमेरिका एंड चाइना मूविंग टूवर्ड्स अ वॉर, आगे क्वेश्चन मार्क है। नाउ कुछ आर्गूमेंट्स हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस की थीरीज़ के अकॉर्डिंगली ऐसे मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि येस दे आर मूविंग टूवर्ड्स वॉर। इवन कुछ आर्गूमेंट्स हमारे पास ऐसे भी मौजूद हैं जो ये कहते हैं कि नहीं जी, वो वॉर की तरफ नहीं जा सकते, इंटरडिपेंडेंस है, ग्लोबल सिस्टम इस तरह का है, वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, म्यूचुअली एश्योर्ड डिस्ट्रक्शन वाला फिनोमिना है। मतलब डिफरेंट आर्गूमेंट्स मौजूद हैं। अब यहाँ पे जब आपके पास इस तरह का होगा तो यू हैव टू प्रेजेंट अ बैलेंस्ड आर्गूमेंट। और वो बैलेंस्ड आर्गूमेंट क्या होगा? एक आपकी पॉलिसी होगी, जो भी आप स्टांस लेना चाहते हैं कि हाँ वो जंग की तरफ जा रहे हैं या नहीं वो जंग की तरफ नहीं जा रहे। आपका 70 to 80% आर्गूमेंट पूरा ऐसे का उसके ऊपर बेस कर रहा होगा जो भी आपने स्टांस लिया। बाकी 20 to 30% अदर स्कूल ऑफ थॉट का भी आप
पर्सपेक्टिव दे सकते हो, ये दिखाने के लिए दैट यू हैव अडॉप्टेड अ क्रिटिकल अप्रोच. You have to indicate that you are aware of at least the other aspect of this issue as well. So कोशिश ये करनी है कि बैलेंस्ड आर्गुमेंट प्रेजेंट करें जहां पे सेकंड स्कूल ऑफ थॉट भी मौजूद है. लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे यू हैव टू टेक अ वर्डिक्ट, यू हैव टू टेक अ साइड, और फिर आपने उसी साइड के साथ कायम रहना है, उसके अपोजिट साइड पे नहीं जाना. फिर कोटेशंस के बारे में क्वेश्चन किया जाता है. कोटेशंस देनी चाहिए, नहीं देनी चाहिए, कितनी देनी चाहिए, क्या हो क्या नहीं हो और कैसे देनी चाहिए. पहले नंबर पे तो ये कोटेशंस आप दे सकते हैं, उसके बारे में कोई दो राय नहीं है. दूसरे नंबर पे ये कस्टमरीली आपने देनी है. ये नहीं हर पैराग्राफ में ये कोट, हर दूसरे पैराग्राफ में एक कोटेशन आपने डाली हुई है, ऐसा नहीं कीजिए. एक दो पैराग्राफ के बाद, बल्कि 3 पैराग्राफ आपने 1, 1.5, 2 पेजेस लिख लिए, उसके बाद आप किसी पैराग्राफ में कोटेशन दे सकते हो. फिर 1, 2 पेजेस लिखे, उसके बाद कोई कोटेशन दे दो, फिर 1, 2 पेजेस लिखे, उसके बाद कोई कोटेशन दे दो. इस तरह आप लिखोगे तो वो कस्टमरीली उसमें कोटेशन हो तो वो अच्छी होती हैं. स्पेरिंगली आपने उनको यूज़ करना है, लेकिन सिर्फ वहाँ पे यूज़ कीजिए जहाँ पे वो आपका जो पॉइंट है उसको बहुत अच्छे तरीके से इलस्ट्रेट कर रही हो, बहुत अच्छे तरीके से उसके साथ लिंक्ड हों. अब होता क्या है, जो कोटेशन देने का तरीकाकार है जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो ये है कि सबसे पहले जो भी पॉइंट आप एक्सप्लेन करने जा रहे हो उसको कोटेशन से शुरू मत करो. आप अपने आर्गुमेंट से शुरू करो, एक्सप्लेनेशन उसकी दो, मिड में आप उसके कोटेशन दो और फिर उसको कंक्लूड कर दो. इसकी वजह क्या है, इससे मुराद मतलब सिंपल कॉमन सेंस ही बात है. आप पेपर चेकर को ये बता रहे हो, दिस इज़ माई आर्गुमेंट, दिस इज़ अ ग्रेट पर्सनैलिटी, दिस इज़ समवन हु इज़ वेल known in his field or her field and he or she has said this thing as well. जो मैं बात कर रहा हूँ उसने भी ये बात कही हुई है. तो बेसिकली होगा क्या कि आपके आर्गुमेंट की एंडोर्समेंट के लिए वो कोटेशन आ रही है. अगर आप कोटेशन से ही हर पैराग्राफ को शुरू कर रहे हैं जहाँ जहाँ पे भी आप कोटेशन देनी है, तो उससे एक ये तासुर भी जाता है कि यू आर एक्सप्लेनिंग दैट कोटेशन. आप उस बंदे के पॉइंट ऑफ व्यू को प्रेजेंट कर रहे हो, अपना आपका आर्गुमेंट कहीं वहाँ पे गुम हो जाता है. सो कोटेशन देने का मेरे हिसाब से ये तरीका है. फिर अगली चीज़ स्पीच एब्रीवेशंस होते हैं. ये जो कैन नॉट को कांट हम लोग लिखते हैं, डू नॉट को डोंट लिखते हैं, वुड नॉट को वोंट लिखते हैं, शुड नॉट को शुडंट लिखते हैं, इसको अवॉइड कीजिए. ये पूरा लिखिए, शुड नॉट पूरा लिखिए, वुड नॉट पूरा लिखिए, कैन नॉट पूरा लिखिए. स्पीच एब्रीवेशंस को अवॉइड कीजिए. एक और चीज़, अक्सर स्टूडेंट्स आउटलाइन बनाते हुए जो ये शॉर्ट फॉर्म यूज़ करते हैं किसी भी चीज़ की, फॉर एग्जांपल CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसकी उन्होंने शॉर्ट फॉर्म यूज़ की. कोई भी आर्गुमेंट पॉइंट लिखा तो उसको आगे CPEC लिख दिया. जब आपने फर्स्ट टाइम कोई भी ऐसी बात लिखनी है तो उसको आप पूरा लिखेंगे, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ब्रैकेट में आप CPEC यूज़ कर देंगे. उसके बाद पूरे ऐसे में जहाँ पे भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप CPEC ही लिखेंगे. वो अंडरस्टूड होगा, उसको पहले से ही पता चल जाएगा. इसी तरह FW फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन, इस तरह की जो पाकिस्तान आर्मी की है, मैं जस्ट मिसाल दे रहा हूँ, उसको अगर आपने कहीं पे कोट करना है तो पहली दफ़ा जब आप कोट कर रहे हो वो बात, पहली दफ़ा आप FWO नहीं लिखेंगे, पहली दफ़ा आप वो पूरा लिखेंगे, ब्रैकेट में FWO कर देंगे. ये वो शॉर्ट फॉर्म यूज़ करने का एक तरीकाकार है. आगे फिर ऑनवर्ड जब भी जिधर भी आप यूज़ करेंगे वो इसको आप पूरा लिखते रहेंगे. एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग में स्लैंग लैंग्वेज आप यूज़ नहीं करते, एक्साइटमेंट आप क्रिएट नहीं करते. जर्नलिस्टिक स्टाइल जो होता है जज्बात को उभारना, और एक सेकंड रुकिएगा, जो गली मोहल्ले में हम लोग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, स्टूपिड, इस तरह की टर्म्स, नॉनसेंस, बास्टर्ड, ये वो, इस तरह के कोई भी वर्ड्स, या हमें अक्सर चैट करते हुए आदत पड़ी हुई होती है YOU को खाली यू लिखने की. शॉर्ट हम जो चैटिंग के दौरान यूज़ करते हैं, इवन आज से आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दें, जब आप चैट भी कर रहे हो, मोबाइल पे मैसेजिंग कर रहे हो, उसमें भी अगर आपने इंग्लिश में लिखना है तो पूरी बात लिखिए. हाउ आर यू
से मुराद है HOWAREYOU, ये पूरा लिखें आप। HOW आर की जगह सिर्फ आर, ARE की जगह सिर्फ आर, अल्फ़ाबेट आपने नहीं लिखना, YOU की जगह सिर्फ यू नहीं लिखना, पूरा लिखिए ताकि आपको उस चीज़ की आदत हो जाए। ये एकेडमिक स्टाइल ऑफ राइटिंग है, इसमें आपने एक्साइटमेंट और इस तरह की चीज़ें क्रिएट नहीं करनी। आपकी पैराग्राफिंग सिमेट्रिकल होनी चाहिए, इसमें हॉरिजॉन्टल सिमेट्री भी आती है, वर्टिकल सिमेट्री भी आती है। हॉरिजॉन्टल सिमेट्री क्या होती है कि आपकी लाइंस जो हैं राइट और लेफ्ट से इक्वली एंड हो रही हों। जब आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कोई चीज़ लिख रहे होते हैं तो आप उसको फिर सेंटर अलाइन करते हैं, उससे क्या होता है कि वो राइट लेफ्ट दोनों साइडों से वो बराबर हो जाता है। आप अब 100% वैसा तो नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश आपने करनी है कि जिस तरह लेफ्ट साइड से हम लोग एक लाइन में एक सीधी एक शुरू करते हैं, हर लाइन एक ही जगह से शुरू हो रही होती है, इसी तरह आपका एंड भी उसी तरह हो। थोड़ी सी स्पेस दे लें, अगला वर्ड को उसके बराबर कर दें, ये हॉरिजॉन्टल सिमेट्री आ गई। वर्टिकल सिमेट्री से क्या मुराद है? वर्टिकल सिमेट्री से ये मुराद है कि आपके पैराग्राफिंग के जो सेंटेंसेस हैं उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। मतलब एक पैराग्राफ 15 सेंटेंसेस का, दूसरा 8 का, तीसरा 5 का, चौथा 21 का, ये काम नहीं आपने करना। आगे पीछे रखें, मतलब एक पैराग्राफ आपका 10 सेंटेंसेस का हो गया, दूसरा 11 का, तीसरा 9 का, 8 का, 11, 12, 10, 8, 9, इसी के राउंड अबाउट रखें ताकि उनमें वर्टिकली भी एक इक्वालिटी नज़र आए। ये खूबसूरती होती है इन चीज़ों से, कुछ मतलब ख़राबी नहीं क्रिएट होती इससे। रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स एंड रेपिटेशन ऑफ आइडियाज़ को आपने अवॉइड करना है। वो मैंने एक फ़ाइल भी शेयर की थी, और वर्ड्स की रेपिटेशन को अवॉइड कैसे करना है उसके रिलेटेड मैंने एक पोस्ट भी शेयर की थी। अक्सर स्टूडेंट मुझे इनबॉक्स में आके मैसेज करते हैं, सर वो फ़ाइल मुझे भेज दें, सर वो फ़लाना लेक्चर मुझे भेज दें। थोड़ी सी ज़हमत कर लिया करें, CSS क्लब में जाएं, वहाँ पे सर्च बार में जाके मेरा नाम लिखें, या जो फ़र्ज़ करें ऐसे का इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे M गयास हाशमी लिख लें, तो उसके रिलेटेड जो मेरा कोई भी मैंने उसके ऊपर पोस्ट लिखी हुई है, लेक्चर दिया हुआ है, कुछ भी लिखा हुआ है, वो उससे रिलेटेड नीचे सर्च में आ जाएगा। तो इतनी थोड़ी सी ज़हमत कर लिया करें, इस काम के लिए भी मुझे ना कहा करें प्लीज़। वो रेपिटेशन ऑफ वर्ड्स के लिए वो अगर आप वो खोलेंगे CSS क्लब, वहाँ पे एक फ़ाइल्स वाला टैब बना हुआ है, फाइल्स पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर मैंने फ़ाइल शेयर की हुई है 96 मोस्ट कॉमनली यूज वर्ड्स एंड देयर सिनोनिम्स। वो आप वहाँ से ले लीजिएगा और उसको सामने रख के अवॉइड कीजिएगा, आपका रेपिटेशन अवॉइड कीजिएगा। आपका जो स्मूथ और कम्युनिकेटिव राइटअप होना चाहिए, चीज़ें आपस में लिंक्ड हों, कोहेरेंस नज़र आनी चाहिए, ऐसे लगना चाहिए कि आप एक ही आइडिया को थ्रू आउट जो आपने 20-25 पेजेस 30 पेजेस लिखे हैं, एक ही आइडिया को आप एक्सप्रेस कर रहे हैं, आप मल्टीपल आइडियाज़ नहीं लिखे हुए आपने। फोकस रखिए थ्रू आउट योर ऐसे, कहीं पे भी आपको डी ट्रैक नहीं होना चाहिए। प्रॉपरली कॉम्प्रिहेंड कीजिए कि पेपर चेकर आपसे किसी भी टॉपिक के किस डोमेन के बारे में आपसे वो बात कर रहा है, कि आपकी लिमिटेशन क्या है, किस सर्कल के अंदर आपने रहना है जिससे आप फिर बाहर नहीं जाएंगे। वो आपकी आउटलाइन डिफाइन करेगी, आपने पहले उसके प्रॉपरली देख लेना है। कभी भी मेन पॉइंट्स ऑफ ऐसे जो हैं उनसे आपने डेविएट नहीं होना, उनसे आपने नहीं हटना। लेंथ के बारे में अक्सर स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं ऐसे कि कितनी होनी चाहिए। पहला असूल ये है, लेंथ इतनी होनी चाहिए कि आप टॉपिक को एडिक्वेटली एड्रेस कर लें। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने ऐसे लिखा, आप बाहर आए और आपने कहा यार ये भी पॉइंट लिखना था, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट था, यार ये पेड़ अच्छी पॉइंट मेरे मिस हो गया, मेरे ज़हन में नहीं आया, ये भी नहीं आया, वो भी नहीं आया, मेरी लेंथ बड़ी शॉर्ट है, ये है वो है, ये काम आपके जहन में नहीं आना चाहिए। सो मस्ट एड्रेस द टॉपिक एडिक्वेटली, आप उसको जस्टिफाई करके आएँ। आपका दिल मुतमिन होगा तो पेपर चेकर का मुतमिन आप कर सकते हैं, अगर आपका ही मुतमिन नहीं है तो फिर ये उम्मीद ना रखें कि वो आपसे मुतमिन होगा। क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी। आपने ये काम नहीं करना कि उसने कहा हुआ 2500 से 3000 वर्ड्स लिखें तो आप 2800 या 3000 वर्ड्स लिख रहे हैं, लेकिन इसी असना में आप राइटअप की क्वालिटी मुतासर कर रहे हैं। उसमें आपका राइटिंग स्टाइल भी है, मतलब जो आपकी कैलीग्राफी है, जो आपका जिसे क्या कहते हैं हैंड राइटिंग, आपकी हैंड राइटिंग भी है उसमें, और एट द सेम टाइम आर्ग्यूमेंट्स की क्वालिटी भी है। सो क्वालिटी मैटर्स मोर देन क्वांटिटी।
इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि क्वांटिटी मैटर नहीं करती, वो भी मैटर करती है। अगर उन्होंने 2500 से 3000 वर्ड्स कहे हैं आपको, उनके पास कोई ऐसी मशीन नहीं है जिसके अंदर वो आपका पेपर घुसाएंगे और वो वर्ड काउंट करके उनको दे देगी। सो इतना भी उसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। बट स्टिल को 2200 के राउंड अबाउट आप वर्ड्स अगर लिख लें, 2000 2200 इसके बीच बीच में ही, 2000 से 2500 के बीच बीच में अगर आपके वर्ड्स हो जाते हैं तो वो काफ़ी होते हैं। एक टॉपिक को अच्छे तरीके से उसमें आप कर सकते हैं। आइडियाज़ में फ़्लो होना चाहिए। इडियम्स आप यूज़ कर सकते हो, फ्रेजल वर्ब्स यूज़ कर सकते हो, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ़ यूजिंग देम आपने अपना मेन फोकस, अपना मेन जो है ना सेंट्रल थीम, उससे नहीं हटना। ये कुछ चीज़ें थी बॉडी ऑफ़ द एसे के रिलेटेड। अब अगर इससे रिलेटेड या जनरली आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। स्काइप वालों आप भी पूछ सकते हो और फेसबुक वालों आप भी पूछ सकते हो। आई एम रिव्यूइंग माई एसे दैट आई एम माई पेपर एंड फॉर the very first time I'm hoping that I can make it through. A very good style to teach. You're welcome बच्चे। Sir, if we have lot of content about any idea, then how will control our length of paragraph? अच्छा, यही तो मैं बात कर रहा था कि आपने मेन पॉइंट से आपने कॉम्प्रिहेंड करना है कि पेपर चेकर आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, कितना आपने लिखना है, ये आपने डिसाइड करना है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, कोई सीनियर्स अपने पास रख लीजिए जिसने 2 कोई अटैम्प्ट्स दी हुई हों, या जिसका ऐसे प्रेसी जिसने पास किया हुआ हो, या किसी आपके एरिया में जो कोई प्रोफेसर हैं इंग्लिश के, उनके साथ आप कंसल्ट कर लीजिए। जब भी आप लिखें उनको चेक करवा दें। पहले तो आप बेस्ट जज हैं, ये देख लें कि उसमें कितनी चीज़ें रेलिवेंट हैं मेन पॉइंट के और कितनी चीज़ें इररेलिवेंट हैं। तो ये आपने डिसाइड करना है। अब अगर कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। स्काइप वालों, आप लोगों को जो मैंने टास्क दिया हुआ था वो कल मेरे ख्याल में उसकी लास्ट डेट है, वो ऐसे आपने और उसका इंट्रोडक्शन सबमिट करवाना है लाजमी हर हाल में, उसमें कोई गुंजाइश नहीं है। जो लेट होगा मैं फिर इवैल्यूएट नहीं करूँगा प्लीज़। आउटलाइन कितनी देनी चाहिए मिनिमम? मैंने पहले कहा था, पिछले लेक्चर में बताया था आउटलाइन की लेंथ के हवाले से। मेरे ख्याल से 2 पेजेस, मतलब एक साइड पेज की और दूसरी साइड पेज की, इतनी आउटलाइन इनफ होती है। मतलब आउटलाइन शुड बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सिर्फ आउटलाइन पढ़ के ही मुझे आइडिया हो जाना चाहिए कि आप क्या कहना चाह रहे हो। Can we make flow charts and diagrams? In some cases, flow charts and diagrams make better sense, even if you are very good at them. मतलब even नहीं, if you are very good at them, आप बहुत ही एक्सपर्ट हो उस चीज़ में और वो वेरी रेलिवेंट, वेरी 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 रेलिवेंट हैं मेन आइडिया से, तो आप बना सकते हो। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप उनको अवॉइड कीजिए। कोई ज्योग्राफिकल टाइप, ज्योग्राफी का कोई क्वेश्चन आ गया पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटजिक लोकेशन के हवाले से, उसमें आप अगर पाकिस्तान का मैप और इर्द गिर्द का वो को मामलात बना सकें तो आप वो बना लें, अदरवाइज़ ना कीजिए जी। अच्छा, परसों लास्ट डेट है, ठीक है, परसों से ही। फेसबुक वालों कोई क्वेश्चन नहीं आप लोगों के? मोहम्मद ताहिर जमालवी, आपका क्या क्वेश्चन था? प्लीज़ आंसर। वो मैं आंसर कर चुका हूँ। लेंथ ऑफ पैराग्राफ के बारे में भी मैं आपको बता चुका हूँ कि जितनी भी आपने रखनी है, मेरे ख्याल से एक पेज के ऊपर आपके 2.5 पैराग्राफ अगर आ जाते हैं, एक पैराग्राफ, दूसरा पैराग्राफ और तीसरा पैराग्राफ का शुरू, या 2 कम अज़ कम, तो वो अच्छी एक लेंथ है। हाँ जी, अब क्वेश्चन आए हैं। बार कोड मैपिंग कर सकते हैं? बार कोड मैपिंग का मुझे कोई आइडिया नहीं है मलक मोहम्मद इसहाक साहब। टॉपिक सेंटेंस लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन उसका इंट्रोडक्शन होना ज़रूरी है सब। आफ्टर इंट्रोडक्शन एंड बिफोर शेडिंग लाइट ऑन एनी पिलर ऑफ द बॉडी कैन वी राइट लाइक द फॉलोइंग पैराग्राफ विल डिस्कस द कॉजेज इम्पैक्ट्स ऑफ दिस। बेहतर है आप ना लिखें, बिकॉज वो अंडरस्टूड होता है। हाँ, जब आप एक पिलर चेंज कर रहे होते हो, मतलब एक पिलर आपका ख़त्म हुआ, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ ख़त्म हुआ, उसके बाद आप एक लाइन छोड़कर अगला पैराग्राफ शुरू करें तो ऑटोमेटिकली आइडिया हो जाएगा कि नेक्स्ट पिलर अब शुरू हो रहा है, और नेक्स्ट पिलर का आपने डिफ़ाइन किया हुआ है कि वो नेक्स्ट पिलर किस चीज़ के बारे में है। फिर जब वो पिलर के 4-5 पैराग्राफ्स ख़त्म होते हैं, उसके बाद एक लाइन छोड़ के अगला पिलर अगर आप शुरू करते हैं तो उससे एक आइडिया हो जाएगा। को कोशिश कर लें, आप प्रैक्टिस करें। अगर टॉपिक आता है लाइक टेररिज्म के बारे में, तो ये ज़रूरी है कि हम
उससे पहले बुलेट मेटारिज्म को डेफिनेशन भी दें, लाजमी नहीं होता। ये टॉपिक की जो है ना वो किस्म पे डिपेंड करता है। हर टॉपिक को इंट्रोड्यूस करवाना, हर आइडिया को इंट्रोड्यूस करवाना ज़रूरी नहीं होता। उसने जो चीज़ पूछी है वो उस चीज़ का इंट्रोडक्शन होना चाहिए। न्यूज़ आर्टिकल्स और बुक रेफरेंस के लिए ऑथर का नेम मस्ट है सर? जी बिल्कुल, ऑथर का नेम मस्ट है। इवन अगर आप बुक भी कर सकते हो तो वो चल जाएगा। न्यूज़ आर्टिकल ऑथेंटिक सोर्स नहीं है, एडिटोरियल आप दे सकते हैं, एडिटोरियल का रेफरेंस दे सकते हैं। फैक्ट्स एंड फिगर्स आउटलाइन में जी दे सकते हैं आप, नो प्रॉब्लम। हाउ बिगिनर्स कैन स्टार्ट प्रिपरेशन, अब ये एक लंबी सी कहानी है कि उनको कैसे शुरू करना चाहिए। सबसे पहले इंग्लिश की डेली प्रैक्टिस करें, बिगिनर्स के लिए बता रहा हूँ। ऐसे की आउटलाइन बनाने की, रिसर्च करने की, प्रेसी बनाने की, ये तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस रखें। रीडिंग की डेली बेसिस पे ऐड रखें। फिर साथ में, मतलब इंग्लिश आपने अगर डेली बेसिस पे रखा है, साथ में 2 कंपल्सरी सब्जेक्ट शुरू कर लीजिए और एक टारगेट रखें कि मैंने 1.5 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर ये ख़त्म करने हैं, इनके नोट्स भी बनाने हैं। फिर जब वो ख़त्म हो, साथ में एक कंपल्सरी ऐड कर लीजिए, एक ऑप्शनल ऐड कर लीजिए। इस तरह एक अपना स्ट्रेटजी बना के जो आपके लिए सूटेबल हो उसको लेकर चलें तो आपके लिए ज़्यादा ईजी होगा। आर द नेसेसरी टू बी इंक्लूडेड, लाजमी नहीं होता। अगर उसने सजेशंस पूछी हैं, वे फॉरवर्ड पूछा है, सॉल्यूशंस पूछे हैं तो लाजमी देने हैं। अगर उसने नहीं पूछे तो अगर आप जस्टिफाई कर सकते हो, 2200-2500 वर्ड्स लिख सकते हो मेन आर्गूमेंट से रिलेटेड, तो बेशक सजेशन ना दो। कैन यू प्लीज़ डिफरेंशिएट PMS एंड CSS ऐसे? देयर इज़ नो डिफरेंस, लेंथ का डिफरेंस होता है थोड़ा सा, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। रूल्स एंड रेगुलेशन सारे सेम होंगे। हाउ मैनी वोकेबलरी विल बी फ्रूटफुल फॉर द बेस्ट ऐसे एंड हाउ टू एनरिच सच वोकैब। वोकेबलरी के बारे में मैंने एक पोस्ट की हुई है, हाउ टू एनहांस योर वोकेबलरी। यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, CSS क्लब में बड़ा इजी मेथडोलॉजी है, वो आप कर सकते हैं। एक और चीज़ ज़हन में रखिए, कुछ भी CSS में इनफ नहीं है, आखिरी बाउंड्री नहीं है। जितना ज़्यादा आप लर्न करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है। इन आर्गुमेंटेटिव ऐसे, इज इट मैंडेटरी टू राइट पैराग्राफ्स ऑन रिफ्यूटिंग अपोनेंट्स आर्गुमेंट्स? अगर आपके अपने आर्गुमेंट्स ख़त्म हो गए हैं उस चीज़ को डिफेंड करने में, तो आप दूसरे के आर्गुमेंट की वो कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास अपने ही इतने आर्गुमेंट हैं कि आप उस चीज़ को डिफेंड कर सकते हो, तो फिर दूसरों के आर्गुमेंट्स को रिफ्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। कंक्लूजन मस्ट है जी, सिर्फ इंपॉर्टेंट नहीं है, मस्ट है। हाउ टू सम अप PMM ऐसे इन 2 hours एंड लेंथ ऑफ आउटलाइन इन PMS एंड रिक्वायर्ड वर्ड्स आर 12 to 1500। देखें, जब आपके पास 2 घंटे का टाइम है आउटलाइन के लिए, वैसे मैं 40 मिनट कहता हूँ, आप इसमें 20-25 मिनट में आउटलाइन बना लीजिए। इसमें अगर मैंने 2 पेजेस की कही है, उस पर आप 1.25 पेज या 1.5 पेज मैक्सिमम उतनी बना लीजिए। और पैराग्राफिंग की लेंथ, अगर आप 9-10 सेंटेंस लिखते हैं एक आर्गुमेंट को, कोशिश करें प्रिसाइज फॉर्म में आप प्रेजेंट कर सकें, जितना छोटा करके आप उसको दे सकें, तो उसमें आप वो लेंथ भी पूरी कर लेंगे। वेयर टू स्टार्ट ऐसे राइटिंग एज आई कैन राइट अ पैराग्राफ। ऐसे राइटिंग के लिए कोई टॉपिक चूज़ कीजिए पास्ट पेपर से, और उसके ऊपर रिसर्च कीजिए, उसके ऊपर लिखने की कोशिश कीजिए, वो फिर किसी से चेक करवाइए। दैट इज़ हाउ यू कैन स्टार्ट। 14 पैराग्राफ्स एंड 1500 वर्ड्स वाला ऐसे पास हो सकता है? मैं कुछ कह नहीं सकता, हो सकता है कि नहीं हो सकता। सेंटेंस स्ट्रक्चर एक्टिव हो या पैसिव? बेहतर है एक्टिव हो। आजकल नियर पेयर पे क्लासेस फ्री चल रही हैं, तो उसमें सर हमाद ऐसे टॉपर वो बार बार यही इंसिस्ट कर रहे हैं कि आप टॉपिक की डेफिनेशन भी लिखें ज़रूर, अगर आपने उसकी देखी हो, अगर इसीलिए मैं कंफ्यूज हूँ बहुत। फ़ाइक देखें, जितने टीचर्स को आप फॉलो करेंगे, मतलब मैंने जब क्वालिफाई किया, मैंने एक मेथडोलॉजी अपनाई, उस मेथडोलॉजी के अकॉर्डिंगली मैं आपको गाइड कर रहा हूँ। जो कोई और टीचर है मैं उनको निगेट नहीं कर रहा, आप उनकी मेथडोलॉजी अपना सकते हैं, वो स्टूडेंट्स के लिए इजी करके प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन किसी एक की मेथडोलॉजी अपना कर फिर उसको फॉलो कीजिए। आप उनकी अपनाना चाहें उसको फॉलो करें, फिर कन्फ्यूजन ना अपने जहन में लेके आइए। इज़ देयर अ सजेशन इन एवरी पैराग्राफ? नहीं, ज़रूरी नहीं है। थीसिस स्टेटमेंट, मेरा प्रीवियस लेक्चर सुने, उसमें थीसिस स्टेटमेंट के ऊपर मैंने डिस्कशन की हुई है।
आर्गूमेंट एंड काउंटर आर्गूमेंट की कोई एग्जांपल, मतलब किसी बंदे ने कहा हुआ है कि इस्लाम इज़ नॉट अ रिलीजन ऑफ पीस, उसने इस्लाम को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, उसने इस्लाम के बेसिक टेनेट्स को क्रिटिसाइज़ किया हुआ है, तो उसकी बात को रेफरेंस बनाकर आप अपना आर्गूमेंट प्रेजेंट कर सकते हो कि आपने इस्लाम की इस आयत को कोट किया और जबकि उसका कॉन्टेक्स्ट आपने मिस कर दिया, इसको काउंटर आर्गूमेंट कहते हैं। व्हाट वुड यू रिकमेंड one should work on one's basic English first, then should start practicing essay writing, or both can go hand in hand? It will be my first one. Both can go hand in hand. आप उसके लिए बेसिक इंग्लिश के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ जो डिग्री लेवल के टीचर्स हैं उनको ज्वाइन कीजिए, उसके लिए CSS वाले टीचर्स को ज्वाइन ना कीजिए। बेसिक ग्रामर के लिए जो बंदा इंग्लिश का एक्सपर्ट है, इंग्लिश में जिसकी डिग्री है, वो आपको ग्रामर बेहतर पढ़ा सकता है। जब आपकी ग्रामर इंप्रूव हो जाए, टेंसेस, ग्रामेटिकल एरर्स और ये सारी चीज़ें आपकी ठीक हो जाएं, तो फिर आप किसी CSS वाले टीचर से ऐसे के बारे में और उसके बाकी चीज़ें कर सकते हैं। मैं पहले कह चुका हूँ अनीसा बच्चे के हेडिंग्स नहीं होती, जहाँ पे आउटलाइन हो वहाँ पे हेडिंग्स नहीं होती, जहाँ पे हेडिंग्स हो वहाँ पे आउटलाइन नहीं होती। अब चूंकि उन्होंने कहा होता है कि आप आउटलाइन के साथ ऐसे लिखें, दैट मीन्स कि वो हेडिंग्स को प्रोहिबिट कर रहे हैं। कैलकुलेशन रेशियो एंड मैथमेटिकल वैल्यूज शुड बी करेक्ट और नियर टू बी। शुड बी करेक्ट, जो फिगर्स आप दे रहे हो, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन जो दे रहे हो, वो करेक्ट होनी चाहिए। कोहेरेंस इन अ पैराग्राफ इस तरह आएगी कि जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे और जितनी ज़्यादा आप राइटिंग, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। मैं कभी भी एक्सपेक्टेड ऐसे नहीं देता जी, एक्सपेक्टेड एरियाज नहीं देता। यू शुड फाइंड योर स्ट्रेंथ्स और उनको जिस हद तक भी हो सकता है वो प्रिपेयर कीजिए। मलिक जाफ़र साहब, आई मिस्ड योर क्वेश्चन, अब पता नहीं किधर होगा। मलिक जाफ़र, मलिक जाफ़र, मलिक जाफ़र, मलिक जाफ़र, मलिक जाफ़र, मलिक जाफ़र। मलिक साहब आपका कोई क्वेश्चन मुझे नज़र नहीं आ रहा। दोबारा पूछ रहे हैं यार, इतनी मेरे से मेहनत करवा रहे हैं। एक क्लास क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक पर भी लें। आज मैंने एक किया है टॉपिक। असल में क्वेश्चन अटेम्प्टिंग टेक्निक कोई एक कॉमन टेक्निक नहीं होती कि जो आप हर क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ऐसी कोई टेक्निक नहीं है। ये क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करना आपकी मेन टेक्निक है। एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहा है, सिर्फ उन लिमिटेशंस में रहकर डिलीवर करना, ये टेक्निक होती है। तो जितना ज़्यादा आप रेलिवेंट रह सकते हो, जितना ज़्यादा अच्छे आर्गूमेंट्स दे सकते हो, जितना ज़्यादा क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अपने आर्गूमेंट्स को एडजस्ट कर सकते हो, उतना बेहतर है। उसमें कोई टेक्निक नहीं होती इसके अलावा। एक क्लास क्वेश्चन, अच्छा सर, आई हैव अटेम्प्टेड CS 2020, आई हैव रिटन अराउंड 1500 वर्ड्स, वुड दैट बी इनफ फॉर 40 मार्क्स? स्टे होपफुल। आपकी क्वालिटी से पेपर चेकर एग्जामिनर मुतासर भी हो सकता है। वो आउटलाइन से समटाइम्स आगे पढ़े भी ना, आउटलाइन से ही मुतासर हो जाए, इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ पढ़े, उसको आपने अच्छा तासुर दिया हो तो आप पास हो भी सकते हैं। डूइंग सेल्फ स्टडी एंड फॉलोइंग ए यूट्यूब चैनल रिकमेंडेड बाय अ CSS एस्पिरेंट। सेल्फ स्टडी अच्छी है, लेकिन साथ में गाइडलाइन ज़रूरी होती हैं। एवरी यूट्यूब चैनल इज़ नॉट रिलायबल। कोशिश कीजिए, देख लें कि वो आपको इन्फॉर्मेशन कैसी दे रहा है, कहाँ से दे रहा है, मतलब एक कॉमन सेंस भी होती है, आप उसको यूज़ करके कर सकते हैं। आउटलाइन इंक्लूडेड होती है जी वर्ड्स में। हाउ मैनी कंजंक्शन वर्ड मस्ट बी देयर इन अ पैराग्राफ? कोई पता नहीं, जितने आप लिख सकें। चलें जी, सवालात ख़त्म हो गए और मेरे जवाबात भी ख़त्म हो गए। कैन वी राइट वर्सेस पोइट्री इन उर्दू इन ऐसे राइटिंग एनी पोइट इकबाल और एनी? आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन करनी ज़रूरी होगी। अपना ध्यान रखें, खुशबाश रहें, और जिनके कोई सवालात रह गए हैं वो मैं फिर कमेंट सेक्शन में आंसर कर दूंगा। स्काइप वालों आप इधर ही रहना, फेसबुक वालों अल्लाह हाफिज़।